हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। सो ये ओएसपीएफ का पार्ट नंबर 8 है, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं ओएसपीएफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम ओएसपीएफ का जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, जहां पे आपने सुने होंगे हमारे पास दो टाइप के एरियाज होते हैं। एक होता है बैकबोन एरिया, एक हम बोल सकते हैं नॉन बैकबोन एरिया। वी कैन से दैट बैकबोन एरिया इज आल्सो नोन एज ट्रांजिट एरिया एंड नॉन बैकबोन एरिया इज आल्सो नोन एज रेगुलर एरिया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ट्रांजिट एरिया एंड रेगुलर एरिया इस पे ही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से एरिया हमारे पास ट्रांजिट एरिया होते हैं, कौन कौन से हमारे पास रेगुलर एरिया होते हैं, या हम उन्हें बोल सकते हैं बैकबोन एरिया एंड नॉन बैकबोन एरिया। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। एंड आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा कि इतने दिनों बाद मेरा वीडियो आ रहा है यूट्यूब पे। इसका मेन रीजन ये है, थोड़ा ऑफिस का काम चल रहा है, इस वजह से मैं टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि अब से कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं एक दो दिन में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। दोस्तों, आप जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो, आप टेलीग्राम चलाते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, जिस पे भी आपके फ्रेंड्स ऐड हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, आप उस प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इशू विथ मेंटेनिंग अ लार्ज ओएसपीएफ नेटवर्क। जैसे कि हम लास्ट वाले वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं, मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है कि ओएसपीएफ क्या एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। तो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? हर एक राउटर के पास पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि जैसे मान लो ये हमारे पास टोपोलॉजी है, तो इस टोपोलॉजी में टोटल कितने राउटर कनेक्टेड हैं? 1 2 3 4 5, मतलब 5 राउटर कनेक्टेड हैं। तो हर एक राउटर के पास हर एक राउटर की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। ठीक है, ओएसपीएफ के केस में, क्योंकि ओएसपीएफ क्या है? एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। ओएसपीएफ के केस में आपको ऐसा मिलेगा देखने को। और आईएसआईएस जो प्रोटोकॉल है वो भी क्या है? आपका एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। तो उसके केस में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि हर एक राउटर के पास पूरे टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, हर एक राउटर के पास क्या होता है? हर एक राउटर का डेटाबेस होता है। जैसे मान लो ये राउटर है, इसे हम मान लेते हैं R1। तो अगर मुझे R1 पे बैठकर इस राउटर का डेटाबेस चेक करना है, सो हम इजीली से चेक कर सकते हैं, क्योंकि R1 के पास इस राउटर का डेटाबेस एग्जिस्ट करता होगा, है ना। और ये डेटाबेस स्टोर कहां पे होता है? आप सोचो, इस डेटाबेस को ये राउटर कहां पे स्टोर करके रखता है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एक वीडियो में। अगर आपने मेरे वीडियो सारे देखे होंगे तो जरूर आपको आंसर आ गया होगा इस चीज का, कि ये जो राउटर है अपना डेटाबेस कहां पे मेंटेन करता है। वेरी गुड, जिन्होंने बोला है कि डेटाबेस टेबल में वो इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखता है। वेरी गुड, क्योंकि राउटर के पास ओएसपीएफ में राउटर के पास 3 टेबल होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है नेबर टेबल, दूसरी डेटाबेस टेबल, तीसरी राउटिंग टेबल। तो डेटाबेस टेबल में आपको हर एक राउटर का डेटाबेस मिलेगा। तो अगर आपको इस राउटर पे बैठ के ये चेक करना है कि इस राउटर से कितने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं, तो आप इजीली से चेक कर सकते हो। और डेटाबेस चेक करने की कमांड क्या है? मैंने कमांड भी आपको बताई थी कि आप ये कमांड चलाओगे प्रिविलेज मोड पे राउटर के, तो आप इस राउटर का इजीली से डेटाबेस चेक कर सकते हैं। तो उसकी जो कमांड है वो है शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। ठीक है, तो इस चीज को जरूर नोट कर लें कहीं पे। जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें इस कमांड को जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कमांड है। और ओएसपीएफ की जितनी भी कमांड है सारी नोट करके रख लें कि इस कमांड का ये मतलब होता है, इस कमांड का ये मतलब होता है। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू दोगे ना, तो ओएसपीएफ और बीजीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओएसपीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीजीपी से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सीसीएनए लेवल का इंटरव्यू दे रहे हो तो बीजीपी थोड़ा एडवांस नहीं पूछते हैं, बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए बीजीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, इसका मैट्रिक क्या है, इसका पोर्ट नंबर क्या है, टीसीपी पे वर्क करता है, यूडीपी पे वर्क करता है, ठीक है, पोर्ट नंबर क्या है। इन सब चीजों के बारे में आपको बेसिक सा बीजीपी पता होना चाहिए। बाकी अगर आप सीसीएनपी लेवल पे इंटरव्यू देते हो,
बीजीपी तो आपसे फिर एडवांस लेवल में पूछा ही जाएगा, ओएसपीएफ भी पूछा जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ओएसपीएफ एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है आपके लिए, तो इसको जरूर अच्छे से पढ़ना आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले थे कि वहां पे प्रॉब्लम क्या आने वाली है। अब देखो जैसे यहाँ पे मान लो अभी तो हमारे पास इस टोपोलॉजी में कितने राउटर हैं, 1 2 3 4 5। तो इस राउटर के पास कितने राउटर का डेटाबेस होगा, 5 राउटर का, ठीक है। अब मान लो हमारे पास भाई इतना तो नेटवर्क होता नहीं ना, आईएसपी का नेटवर्क आप मान लो कितना बड़ा नेटवर्क होता है, जो L1 आईएसपी होता है, उन्होंने तो पूरे जैसे दिल्ली का एक मैं बताऊं, दिल्ली में कोई भी आईएसपी है तो वो हर एक एरिया में क्या कर रहा है, अपना इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है। तो उसके कितने सारे राउटर लगे होंगे, चलो मान लेते हैं उसके 500 राउटर लगे हैं, वैसे इससे भी ज्यादा लगे होंगे, हम एक नॉर्मल सा आइडिया ले लेते हैं, 500 राउटर लगे हैं, ठीक है। तो हर एक राउटर के पास कितने राउटर की इंफॉर्मेशन होगी, 500 राउटर की इंफॉर्मेशन होगी। अब अगर मान लो कोई आपका राउटर है जो लो कॉन्फ़िगरेशन का है, ठीक है, उसमें इतनी ज्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है कि वे 500 राउटर का जो डेटाबेस है वो मेंटेन कर सके, ठीक है। तो वो राउटर आपका क्या है, एक लो कॉन्फ़िगरेशन का राउटर है। तो अगर उस पे आप 500 राउटर का डेटाबेस मेंटेन करने के लिए रख दोगे तो वो राउटर चलेगा, क्रैश हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे इशू क्या है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है जहां पे आपके पास 500 राउटर हैं, 1000 राउटर हैं, 1500 राउटर हैं, तो हर एक राउटर के पास हर एक राउटर का डेटाबेस आएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो राउटर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो राउटर का एक काम यही नहीं होता है कि वो सिर्फ डेटा को फॉरवर्ड करे, है ना। उसने कोई पैकेट उसके पास आया, उसने राउटिंग टेबल लुकअप किया, फिर उसने डेस्टिनेशन नेटवर्क के अकॉर्डिंग अपना एग्जिट इंटरफेस देख के ट्रैफिक को बाहर निकाल दिया। ये तो काम उसका होता ही होता है, उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे उसे नेटिंग भी परफॉर्म करनी होती है, एसीएल हमने बना रखा है तो वो भी चीज हमें देखनी होती, मतलब राउटर को देखनी होती है। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो राउटर को परफॉर्म करने होते हैं। ये तो मैं आपको जो बता रहा हूँ बस सीसीएनए लेवल तक के बता रहा हूँ, नेटिंग हुआ, एसीएल हुआ, और भी आगे जब आप पढ़ते जाओगे, सीसीएनपी पढ़ोगे, सीसीआई पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें आएंगी कि राउटर और भी चीजें परफॉर्म करता है एट ए टाइम पे, ठीक है। तो वहां पे अगर मैं बात करूं, एक राउटर के पास अगर 500 राउटर का डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो वो राउटर प्रॉपर तरीके से आपका काम नहीं कर पाएगा और क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए उस चीज को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या आया, ओएसपीएफ ने हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है। मतलब उन राउटर को एरियाज में डिफाइन कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया, एरियाज में डिवाइड कर दिया कि तुम एरिया 0 से बिलोंग करते हो, तुम एरिया 1 से बिलोंग करते हो, तुम एरिया 2 से बिलोंग करते हो, तुम एरिया 3 से बिलोंग करते हो। अब सपोज दैट मैं रियल लाइफ पे एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो आपका एक नेटवर्क है, ठीक है। मान लो आपका एक इंस्टीट्यूट है, आपने एक इंस्टीट्यूट खोला दिल्ली में, अब उसका एक ही मैनेजर है, ठीक है। अभी आपने एक इंस्टीट्यूट खोला, एक मैनेजर उसको प्रॉपर तरीके से चला सकता है। अब आपने दूसरी ब्रांच खोली करोल बाग में, तीसरी ब्रांच खोली नोएडा में, चौथी ब्रांच खोली गुड़गांव में, पांचवी और आपने कहीं पे खोल ली दिल्ली लोकेशन पे ही। तो उस केस में एक मैनेजर उन सब इंस्टीट्यूट को हैंडल नहीं कर सकता है, उनकी सारी चीजों को चेक नहीं कर सकता है। मतलब वहां पे हमें क्या रिक्वायरमेंट्स आ गई कि हमें एक एरिया मैनेजर डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर करोल बाग का मेरा इंस्टीट्यूट है तो करोल बाग का मैनेजर कौन रहेगा, जो उस इंस्टीट्यूट की सारी चीजें देखेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मुझे प्रोवाइड करनी है, कैसा काम चल रहा है, नहीं चल रहा है। सेम हमें जितने भी सेंटर होंगे वहां पे एरियाज मैनेजर डिफाइन करने पड़ेंगे, तभी वो हमारा जो काम है प्रॉपर तरीके से चल पाएगा। नहीं अगर हम एक ही मैनेजर पे डिपेंड रहेंगे कि जो लक्ष्मी नगर वाला मेन मैनेजर है वही सारी चीजें देखेगा, तो वो सारी चीजें को हैंडल नहीं कर पाएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। तो उस केस में उस डेटाबेस को एक आदमी हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो हमने उस डेटाबेस को क्या किया, मल्टीपल लोगों में डिवाइड कर दिया, तो वो डेटाबेस क्या हो गया, इजीली से अब उसको हैंडल करा जा सकता है। सेम यहाँ पे नेटवर्क के केस में है कि एक राउटर इतने बड़े डेटाबेस को हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो ओएसपीएफ में क्या किया, उसको एरियाज में डिफाइन कर दिया, अलग अलग एरिया बना दिए, एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है, जैसे ये राउटर बोल रहा है माई एसपीएफ एल्गोरिदम इज रनिंग टू मैनी टाइम। एसपीएफ क्या है, ओएसपीएफ कौन से एल्गोरिदम को यूज करता है, एसपीएफ। एसपीएफ स्टैंड फॉर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट।
तो एसपीएफ एल्गोरिदम आपकी कब रन होती है? जब इसके डेटाबेस में कोई चेंजेस होता है। चेंजेस इन द सेंस, मान लो इससे एक नेटवर्क कनेक्टेड था यहाँ पे, ठीक है, अब वो नेटवर्क हो गया डाउन, तो ये इसको क्या भेजेगा? अपडेट भेजेगा। ये राउटर इसको क्या भेजेगा? अपडेट। मैंने आपको पैकेट्स पढ़ाए हैं ओएसपीएफ के पैकेट, एलएसयू। एलएसयू स्टैंड फॉर लिंक स्टेट अपडेट। तो ये राउटर क्या करेगा? ये राउटर क्या है? इस राउटर को अपना अपडेट देगा, ठीक है। तो इसने इस राउटर को अपडेट दिया, तो इसके पास ये अपडेट आया, फिर से क्या करेगा? ये राउटर अपनी अलग फिर से एक एसपीएफ एल्गोरिदम को क्या करेगा? रन करेगा। तो जितने बार इस टोपोलॉजी में चेंजेस होंगे, कोई भी नेटवर्क डाउन होगा, कोई भी नेटवर्क ऐड होगा, उसका एलएसयू जनरेट होगा। जैसे ही एलएसयू जनरेट हुआ, वैसे ही हर एक राउटर क्या करेगा? अपनी एसपीएफ एल्गोरिदम फिर से रन करेगा। तो अगर मान लो आपके पास 500 राउटर हैं और 500 राउटर में से एक दो राउटर हर एक मिनट में क्या हो रहा है? नेटवर्क डाउन हो रहा है, कोई लिंक अप आ रहा है, कोई लिंक डाउन हो रहा है, तो हर एक मतलब 500 राउटर में से जितने भी राउटर हैं बार बार अपनी एसपीएफ एल्गोरिदम क्या करेंगे? रन करेंगे। तो सबसे बड़ा इशू ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? आई एम रिसीविंग टू मैनी एलएसएस। देखो ओएसपीएफ में क्या होता है, जो भी हमारा डेटाबेस सेंड करते हैं ना, वो हम एलएसए की फॉर्म में सेंड करते हैं। एलएसए स्टैंड फॉर लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो एलएसए स्टैंड फॉर होता है लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। तो जो डेटाबेस हम एक्सचेंज करते हैं ना ओएसपीएफ केस में, वो कैसे करते हैं? एलएसए की फॉर्म में। अब ये राउटर क्या कह रहा है? माई राउटिंग टेबल इज टू बिग एंड आई एम रनिंग लो ऑन मेमोरी। इस राउटर की जो राउटिंग टेबल है वो क्या है? बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि ये लो कॉन्फ़िगरेशन का राउटर है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो क्या बोल रहा है कि ये जो मेरी मेमोरी है वो इसको सपोर्टेबल नहीं कर पा रही है। तो ये राउटर क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए ओएसपीएफ ने क्या निकाला है? उसको, उस टोपोलॉजी को एरियाज बाय डिफाइन कर दिया कि तुम इस एरिया में रहोगे, तुम इस एरिया में रहोगे, तुम इस एरिया में रहोगे। तो वहां पे क्या है? उस लार्ज से नेटवर्क को एक स्मॉल नेटवर्क में क्या कर दिया? स्मॉल डेटाबेस में डिफाइन कर दिया, जिससे वो इजीली से मेंटेन हो सके। ओके, आया समझ में? अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ना, जो ओएसपीएफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर पे काम करता है। आपने सुना होगा कई बार। तो कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमने मतलब ओएसपीएफ में हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया, हमें क्यों रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, किसी भी चीज को समझने से पहले, कि हमें इसकी क्यों रिक्वायरमेंट्स पड़ी, है ना। तो ओएसपीएफ में इसका रिक्वायरमेंट्स क्यों पड़ा, हमने अभी आपको बताया कि वहां पे क्या है, एक लार्ज सा डेटाबेस हर एक राउटर मेंटेन नहीं कर सकता है। तो उस चीज को हमने क्या कर दिया? एरियाज बाय डिफाइन कर दिया, जिससे कि उस चीज को अच्छे से प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जा सके। सो वहां पे इसका सोल्यूशन क्या निकला? ओएसपीएफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो हमने क्या कर दिया, जैसे हमारे पास ये राउटर थे, इनको हमने एरियाज में डिवाइड कर दिया। ये एरिया 0 में रहेगा, ये एरिया 1 में रहेगा, ये एरिया 2 में रहेगा, ठीक है। चलिए मैं एक आपको डायग्राम बना के समझाता हूं, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे पास मान लो ये राउटर है, ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो ये राउटर हमारे इस तरीके से हैं, ठीक है, और ये हमारे पास और राउटर है। तो जो बाहर से वॉइस आ रही है उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि अभी मैं थोड़ा अदर लोकेशन पे हूँ जहाँ पे वॉइस आती है। और मेन रीजन एक ये भी रीजन था, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। बट मैंने लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो। तो मैंने बोला यार, मैंने सोचा कि जब वॉइस का प्रॉब्लम रहेगा तो मैं फिर बोल दूंगा वहाँ पे कि थोड़ा बैकग्राउंड को इग्नोर कर दें और जो हमारा फोकस है समझाने का उस पर ध्यान दें। तो जैसे मान लो ये हमारे पास राउटर है, कनेक्टेड है, ठीक है, ये हमारे पास R1 है। अब ये देखो पीपी की आवाज आ रही है, ये R2, R3, R4 इस तरीके से, ठीक है, R5 है, R6 है एंड R7 है। ये हमारे पास इस तरीके से राउटर है। अब अगर हम इनको एरियाज में डिवाइड नहीं करते तो क्या होता? हमारे पास 7 राउटर है ना इस पूरे टोपोलॉजी में, तो हर एक राउटर के पास हर एक राउटर की करती। तो मान लो ये लो कॉन्फ़िगरेशन के राउटर जो इतना डेटाबेस सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको एरियाज में डिफाइन कर सकते हैं। हमने इनको एरिया 1 में रख दिया,
किस में रख दिया, ये हमारा एरिया 1 में आ गया, ये हमारा एरिया 0 में आ गया, ठीक है, एरिया 0 में आ गया। ये हमारा एरिया किस में आ गया, एरिया 2 में आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हमारा क्या है, एरिया 0 है, ठीक है, और ये हमारा है एरिया 1। और देखो बीच में एरिया 0 रखने का भी यहाँ पे एक मकसद है, यहाँ पे भी एक मोटिव है। अगर एरिया 0 हम बीच में नहीं रखेंगे तो ये जो एरिया 1 और एरिया 2 है ना, ये बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। उसको मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इन टोपोलॉजी को एरियाज में डिवाइड कर दिया। अब उससे क्या हुआ, इनका डेटाबेस ना छोटा हो गया। जहां पे इसके पास 7 राउटर की इंफॉर्मेशन आ रही थी, वहां पे अब इसके पास कितने राउटर की इंफॉर्मेशन बचेगी, 2 राउटर की, क्योंकि एक एरिया का दूसरे एरिया में डेटाबेस नहीं जाता है। अब वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं उसका एक अलग प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इस एरिया का डेटाबेस इस एरिया पे नहीं जाएगा, इस एरिया का डेटाबेस इस एरिया में नहीं जाएगा, इस एरिया का डेटाबेस इस एरिया में नहीं जाएगा, इस एरिया का डेटाबेस इस एरिया में नहीं जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे LSA हमारे क्या होते हैं, नहीं सेंड होते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में। बट आपको इतना डीपली नहीं जाना है कि हमारे कौन कौन से LSA विद इन द एरिया रहते हैं, वो दूसरे एरिया में सेंड नहीं हो सकते। आपने बस ये समझना है कि इस एरिया का जो डेटाबेस है वो इस एरिया में नहीं जाएगा। तो अब इस राउटर के पास R1 के पास कितने राउटर की इंफॉर्मेशन होगी, R2 की। इनके पास कितने राउटर की इंफॉर्मेशन होगी, इन तीनों राउटर की। इन राउटर के पास किन राउटर की इंफॉर्मेशन होगी, इन दोनों राउटर की होगी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एक जो लार्ज सा नेटवर्क था, जो डेटाबेस था, हमने उसको स्मॉल डेटाबेस में क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एरियाज। तो इसको बोलते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल मतलब क्या होता है, तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि ये आपके पास एक स्विच है, आपने पढ़ा भी होगा ट्री टोपोलॉजी हायरार्किकल। उसके बाद ये एक स्विच है, एक ये स्विच है, इसके बाद फिर और आपके क्या है, स्विच कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर। सेम यहाँ पे होता है, जो एरिया 0 होता है उसे हम बोलते हैं बैकबोन एरिया, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैकबोन एरिया। अगर हमें एरिया 1 को एरिया 2 से कम्युनिकेट करना है, एरिया 1 को एरिया 2 से कम्युनिकेट करना है, तो एरिया 1 भी हमारा 0 से कनेक्ट होना चाहिए, एरिया 2 भी हमारा 0 से कनेक्ट होना चाहिए, तभी एरिया 1 एरिया 2 से क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। अगर आप डायरेक्टली एरिया 1 को एरिया 2 से कनेक्ट कर दोगे तो इस तरीके से वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो मतलब एरिया 1 एरिया 2 से जो कम्युनिकेट करेगा वो किसके थ्रू करेगा, एरिया 0 के थ्रू करेगा। चाहे आप एरिया 2 बनाओ, चाहे मैं एरिया 3 की बात करूं, 4 की बात करूं, 5 की बात करूं, जितने भी आप एरिया बनाओगे उनको आप किससे कम्युनिकेट करोगे, एरिया 0 से आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बैकबोन। ये जो एरिया 0 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैकबोन एरिया। और ये हमारे क्या है, नॉन बैकबोन एरिया, एरिया 2 एरिया 3 एरिया 4 5 6। तो एरिया 0 ही हमारा क्या होता है, बैकबोन एरिया होता है, ठीक है। तो एरियाज में हमारा डिवाइड करने का मकसद क्या रहा, यहाँ पे डेटाबेस जो है वो हमारा कम हो गया, और अब जो राउटर है वो प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। बाकी हम स्लाइड पे आके और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने पॉइंट लिख रखे हैं। लिंक स्टेट राउटिंग कैन हैव हायरार्किकल नेटवर्क डिजाइन, ओके, मेंटेन सिमिलर डेटाबेस ऑन ऑल द राउटर विद इन अ एरिया। देखो यहाँ पे क्या होता है, विद इन एन एरिया क्या होता है, विद इन एन एरिया हर एक राउटर डेटाबेस को मेंटेन करता है, ठीक है। वो एरियाज में ही डेटाबेस मेंटेन करेगा, दूसरा एरिया का डेटाबेस दूसरे एरिया में नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, मिनिमाइज राउटिंग अपडेट ट्रैफिक। तो यहाँ पे क्या होगा, राउटिंग अपडेट, जैसे मान लो कोई भी नेटवर्क डाउन हो रहा है तो जो SPF एल्गोरिथम रन होगा वो सिर्फ क्या होगा, विद इन एरिया हमारा रन होगा, दूसरे एरिया में इफेक्ट नहीं होगा उस चीज का। मिनिमाइज राउटिंग टेबल एंट्रीज, हमारे पास जहां पे 7 राउटर का डेटाबेस आ रहा था, अब हमारे पास 2 राउटर का डेटाबेस बचा है, तो हमारी राउटिंग टेबल भी क्या होगी, शॉर्ट हो गई। लोकलीज द इम्पैक्ट ऑफ टोपोलॉजी चेंज विद इन एरिया, अगर कोई टोपोलॉजी में चेंज होता है तो वो लोकली ही इम्पैक्ट करेगा, दूसरे एरिया पे कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होगा।
तो यहाँ पे क्या होता है, दिस टू लेवल हायरार्किकल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले बैकबोन जो हमारा एरिया 0 होता है, जिसे हम ट्रांजिट एरिया भी बोल सकते हैं, और दूसरा क्या है, रेगुलर एरिया, जिसे हम नॉन बैकबोन एरिया बोलते हैं, जैसे कि एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। मतलब कोई भी एरिया हो, एरिया 0 को छोड़ के बाकी सारे आपके क्या होते हैं, नॉन बैकबोन एरियाज होते हैं। ठीक है, तो ओएसपीएफ में आपको समझ में आया होगा कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। ठीक है, बाकी अभी आपका एक डाउट रहा होगा, मैं समझ सकता हूं कि अगर एक एरिया का डेटाबेस दूसरे एरिया में नहीं जाता है तो फिर वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो उस चीज को मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि ओएसपीएफ में हमारे पास कितने टाइप के राउटर्स होते हैं। तो वहां पे हमारे पास एबीआर राउटर होता है, उन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, और वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक एरिया दूसरे एरिया से कैसे कम्युनिकेट करता है। जैसे अभी मैंने बताया कि एरिया 1 का डेटाबेस एरिया 2 में नहीं जाएगा, या एरिया 0 में नहीं जाएगा, एरिया 0 का डेटाबेस एरिया 1 एरिया 2 में नहीं आएगा, तो फिर वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे वहां पे। तो उसका एक अलग प्रोसेस है, मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। यहाँ पे बस मेरा मकसद ये था आपको बताने का कि आपको हायरार्किकल स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि ओएसपीएफ में हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं और कैसा होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर, और हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी जो भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे एक एरिया 0 होता है जिसे हम बैकबोन एरिया बोलते हैं, ये हमारा क्या है, बैकबोन एरिया। बाकी ये सारे क्या है, नॉन बैकबोन एरिया, जिसे हम बोल सकते हैं रेगुलर एरिया, और ये हमारा क्या है, ट्रांजिट एरिया। ठीक है, एक और हमारे पास डायग्राम है, इस पे भी हम समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा बैकबोन एरिया है जहां पे राउटर ए राउटर बी कनेक्टेड है। बाकी ये हमारे पास नॉन बैकबोन एरिया है, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। ठीक है, तो ये जो राउटर है ना, जैसे राउटर सी, राउटर डी, राउटर ई, इनको हम बोलते हैं एवीआर राउटर। खैर मैंने अभी आपको बताया नहीं है, आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा ओएसपीएफ में राउटर टाइप्स, कितने टाइप के राउटर होते हैं ओएसपीएफ में। तो बेसिकली हम इनको बोलते हैं एवीआर राउटर। एवीआर राउटर कौन सा होता है, जो रेगुलर एरिया को ट्रांजिट एरिया से कनेक्ट करवाता है, उसको हम बोलते हैं एवीआर राउटर। ठीक है, आया समझ में। और ये हमारे पास है एक एक्सटर्नल राउटिंग डोमेन, मतलब जिसमें आपने कोई अदर प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रखा है, जैसे कि रिप, EIGRP या BGP आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल राउटिंग डोमेन। तो ये हमारा डायग्राम है जहां पे हमने बैकबोन एरिया, नॉन बैकबोन एरिया को देखा है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर लो, आप मुझसे वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं सब चीजों के बारे में। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।